सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आज हम बात करेंगे जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की, और धारा 3 के बारे में हम देखेंगे, और इसमें हम पंजीकरण जो है, पंजीकरण सूचना, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा समय न लेते हुए क्लास को हम आगे शुरू करते हैं। आइए, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो एक जरूरी नियम समझा रही है, जिसे क्या कहते हैं भाई, पंजीकरण। किसी संपत्ति का पंजीकरण यानी कि पंजीकरण सूचना। पंजीकरण सूचना का मतलब क्या है? मान ली गई सूचना कहते हैं भाई इसको। ठीक है, अब मान ली गई सूचना क्या है भाई? मान लो आप कोई जमीन या मकान खरीदने जा रहे हैं। ठीक है भाई, कानून यह मानकर चलता है कि खरीदने से पहले आप सरकारी दफ्तर यानी कि जो रजिस्ट्री जो ऑफिस होता है, जाकर चेक करोगे कि उस जमीन पर पहले से कोई लफड़ा या किसी और का हक तो नहीं है। इसे ही बोलते हैं पंजीकरण सूचना। ठीक है, और मान ली गई सूचना बोलते हैं, कानून मान के चलता है कि आपने क्या किया है, ये आपने जान लिया है रजिस्ट्री ऑफिस में जाके। अगर किसी जमीन की रजिस्ट्री यानी कि पंजीकरण पहले ही हो चुका है, तो कानून यह मान लेता है कि पूरी दुनिया को इस बात की खबर है। आप बाद में कोर्ट में यह बहाना नहीं बना सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यह जमीन पहले से ही किसी और को बेची या गिरवी रखी जा चुकी है। ठीक है, तो पंजीकरण सूचना का मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन सूचना की आपने जो है जमीन लेने से पहले उसकी रजिस्ट्री की जांच पड़ताल कर ली है, उसके पंजीकरण की जांच पड़ताल कर रही है, और कानून यह बहाना नहीं मानेगा कि आप जाके कोर्ट में ये बोले कि मेरे को तो पता नहीं था कि ये जमीन किसी और की है, इसकी पहले रजिस्ट्री हो चुकी है। ठीक है भाई, यह है धारा 3 और ये है पंजीकरण सूचना। कानूनी भाषा में इसे ही क्या बोलते हैं भाई, परलक्षित सूचना कहते हैं भाई। ठीक है, यानी असल में आपको पता हो या न हो, कानून मान लेगा कि आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो कानून ये मानता है कि आपको पता होना चाहिए था भाई। ठीक है, चाहिए आपको पता हो सही ना। इसके पीछे की कहानी का इतिहास क्या है भाई, आइए वो देखते हैं। इसकी इतिहास क्या है इस कहानी का, पंजीकरण सूचना का, परलक्षित सूचना का। 1929 से पहले कंफ्यूजन का दौर था भाई। इसमें पहले 1929 से पहले भारत की अलग अलग अदालतों में इस बात को लेकर बहस थी कि रजिस्ट्री को सबके लिए सूचना माना जाए या नहीं भाई। ठीक है भाई, कि रजिस्ट्री को सबके लिए सूचना माना जाए। रजिस्ट्री हुई तो सबको सूचना हो जाती है कि हाँ फलाने ने ये रजिस्ट्री करवा दी। एक मशहूर केस हुआ था तिलकधारी बनाम खेदनलाल, जिसमें जो उस समय की जो अदालत जो थी, सबसे बड़ी अदालत जिसे प्रीवी काउंसिल बोलते थे, ने एक बात कही थी। प्रीवी काउंसिल ने कह दिया कि हर मामले में रजिस्ट्री को सूचना नहीं माना जा सकता। यह केस टू केस निर्भर करेगा, यानी कि केस क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि रजिस्ट्री सूचना है या नहीं। ठीक है भाई, 1929 के बाद की बात क्या हुआ, नियम साफ हुआ। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साल 1929 में कानून में एक नया बदलाव जोड़ा गया, स्पष्टीकरण 1 जोड़ा गया। इसके तहत साफ कह दिया गया कि अगर किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कानूनन जरूरी है और वो रजिस्टर्ड है, तो यह मान लिया जाएगा कि हर किसी को उसकी जानकारी है। बात खत्म। ठीक है, कि किसी दस्तावेज का जो रजिस्ट्रेशन हो वो कानूनी जरूरी है और वो रजिस्टर्ड है, तो ये मान लिया जाएगा कि हर किसी को उसकी क्या थी, जानकारी है। ठीक है,
आगे बात करते हैं भैया हम, यह नियम कब लागू हुआ और इसकी शर्तें क्या है। यह नियम कब लागू होता है, इसकी शर्तें क्या है। रजिस्ट्री को सबके लिए सूचना तभी माना जाएगा जब ये बात पूरी हो। ठीक है, तो रजिस्ट्री को सबके लिए सूचना तब माना जाएगा जब ये बात पूरी हो। ये शर्तें कौन कौन सी। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन जरूरी हो। उस दस्तावेज का भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत रजिस्टर्ड होना कानूनन अनिवार्य होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, कानून अगर अनिवार्य है तो मान लिया जाएगा वो सबके लिए सूचना। बात नंबर 2, सही तरीके से हुआ हो भाई। रजिस्ट्री का सारा काम कानूनी नियमों के हिसाब से सही और साफ सुथरा हुआ हो भाई। ठीक है भाई। बात नंबर 3, सही किताब में दर्ज हो गई। सरकारी दफ्तर की उस खास किताब या रिकॉर्ड, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर बुक बोलते हैं जिसको, यानी कि किताब या रिकॉर्ड में उसे सही तरीके से चढ़ाया गया हो ताकि कोई भी आम आदमी जाकर उसे आसानी से ढूंढ सके। ठीक है, तो ये अगर 3 पॉइंट हुए हैं, ये 3 बातें अगर हुई हैं तो रजिस्ट्री को सबके लिए सूचना मान लिया जाएगा। ठीक है, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अमित अपनी जमीन सुमित के पास गिरवी रखता है। ठीक है भाई, और इसकी बाकायदा सरकारी रजिस्ट्री करवा देता है कि मैंने ये जमीन फलाने को क्या रख दी भाई, गिरवी रख दी। बाद में अमित चालाकी करके वही जमीन आपको यानी कि तीसरी पार्टी को भी बेच देता भाई। ठीक है भाई, बेच दी। अब क्या होगा, यहां आप कोर्ट में यह नहीं कह सकते कि सुमित वाले गिरवी की बात मुझे पता नहीं थी भाई। ठीक है, हालांकि उसको पता नहीं, लेकिन रजिस्ट्री करवा रखी है तो उसको क्या पता होना चाहिए। कोर्ट कहेगा कि जमीन रजिस्टर्ड थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि खरीदने से पहले रिकॉर्ड चेक करते ही अब भुगतो भाई। ठीक है, सीधी बात, यह नियम खरीदार को सतर्क रहने की चेतावनी देता है कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले सरकारी रिकॉर्ड जरूर चेक कर ले भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। नियम रजिस्ट्रेशन सबको सूचना भाई कि 3 बहुत जरूरी शर्तें और सीमाएं समझा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं रजिस्ट्रेशन का। सिर्फ उन कागजों पर लागू होगा जिसकी रजिस्ट्री कानूनन जरूरी है। तो सबके लिए सूचना कब मानी जाएगी कि सिर्फ उन कागजों पर लागू होगा जिन पर रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। हर कागज या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य नहीं होता। कानून कहता है कि यह नियम सिर्फ वही चलेगा जहां रजिस्ट्री कराना मजबूरी था। ठीक है, तो रजिस्ट्री कराना जहां पे मजबूरी था वहीं पे ये क्या है, सबको सूचना मिल जाती, इसकी सबके लिए सूचना होती है। अनिवार्य रजिस्ट्री भाई, जैसे अचल संपत्ति, जैसे जमीन मकान का दान, गिफ्ट देना, गिफ्ट करना, या सादा बंधक, ठीक है, रखना, इनकी रजिस्ट्री करानी ही पड़ेगी भाई। ठीक है, अगर इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है तो माना जाएगा कि सबको इसकी क्या थी, सूचना थी। अगर हम किसी को दान दे रहे हैं कोई जमीन या बंधक में रख रहे हैं, ठीक है, गिरवी रख रहे हैं, तो इसकी क्या रजिस्ट्री करवानी जरूरी होगी। ठीक है, अगर इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है तो माना जाएगा कि सबको इसकी सूचना है। ठीक है, वैकल्पिक रजिस्ट्री, ये तो थी अनिवार्य रजिस्ट्री, अब कौन सी है, वैकल्पिक रजिस्ट्री। जैसे वसीयत बनाना या चल संपत्ति जैसे गाड़ी गहने बेचना, इनकी रजिस्ट्री कराना आपकी मर्जी पर है। अगर किसी ने अपनी वसीयत की रजिस्ट्री करा भी ली तो भी कानून यह नहीं मानेगा कि सबको इसकी जानकारी है। ठीक है, यानी वैकल्पिक रजिस्ट्री पर लक्षित सूचना नहीं मानी जाएगी भाई। ठीक है, पंजीकरण सूचना नहीं मानी जाएगी। ठीक है भाई, रजिस्ट्री का काम कागजों और सरकारी रिकॉर्ड में पूरा होना चाहिए भाई। बात नंबर 2, सिर्फ रजिस्ट्री दफ्तर में जाकर अंगूठा लगा देने से बात खत्म नहीं होती भाई। ठीक है भाई, तो रजिस्ट्री का काम पूरा कानूनी तरीके से होना चाहिए, तभी उसको क्या माना जाएगा, परलक्षित सूचना माना जाएगा। कानूनन सूचना तभी मानी जाएगी जब सरकारी रिकॉर्ड एकदम अप टू डेट हो। ठीक है, हो जाए भाई। तारीख और समय,
जब सब रजिस्ट्रार यानी कि उप निबंधक रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 60 के तहत कागज पर साइन और मुहर लगा देता है, उसी तारीख और समय से उसे क्या मानते हैं भाई, रजिस्टर माना जाता है। ठीक है, तो उसी समय से उसको क्या माना जाता है, रजिस्टर माना जाता है, और तभी से वह जनता के लिए सूचना बन जाती है, क्या वो रजिस्टर। अगर प्रॉपर्टी दो अलग अलग इलाकों में हो, मान लो कोई बड़ी जमीन दो अलग अलग जो तहसीलों या जिलों के बॉर्डर पर है, आपने एक जगह रजिस्ट्री करा दी, ठीक है भाई, करा दी। नियम यह है कि वहां का अफसर दूसरे इलाके के अफसर को इसकी जानकारी ज्ञान पत्र भेजेगा भाई। तो दूसरे इलाके के लोगों के लिए यह सूचना तभी मानी जाएगी जब दूसरे दफ्तर को वो कागज मिल जाएगा और वो अपना रिकॉर्ड में चढ़ा देगा भाई। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग इलाके में है, ठीक है, तो मान लो कोई बड़ी जमीन दो अलग अलग तहसीलों या जिलों में के बॉर्डर पर है, ठीक है भाई, आपने एक जगह रजिस्ट्री करा दी भाई, ठीक है, कौन से भी जिले में करवा दी। नियम यह है कि वहां का अफसर दूसरे इलाके के अफसर को जानकारी यानी कि लिखित क्या भेजेगा, ज्ञापन पत्र भेजेगा भाई। तो इसके इलाके के लोग, तो दूसरे इलाके के जो दूसरी जमीन पड़ी दूसरे इलाके के लोगों के लिए यह सूचना तभी मानी जाएगी जब दूसरे दफ्तर को वो कागज मिल जाएगा और वो अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लेगा। ठीक है, जमीन एक है लेकिन क्या वो जमीन ऐसे बटी है, एक तहसील अलग लगती है उसकी, एक तहसील अलग लगती है। जैसे जमीन बॉर्डर के ऊपर हो, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर हो, या दो जिले हैं, दो जिलों के बॉर्डर के ऊपर हो, दो तहसील हैं उनके बॉर्डर पर हो, ठीक है, तो वो लिखित में दूसरी तहसील को क्या भेजना पड़ेगा, ज्ञान पत्र भेजना पड़ेगा। अगर सरकारी बाबुओं की गलती से या आपकी किसी कमी से रिकॉर्ड की किताबों में सही एंट्री नहीं चढ़ी है तो खरीदार पर यह नियम थोपा जा सकता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यह नियम सिर्फ बाद में आने वाले लोगों के लिए है भाई, सबकी आइए बात करते हैं। तो ये नियम किसके लिए है, बाद में आने वाले लोगों के लिए। रजिस्ट्री हमेशा भविष्य के खरीदारों लेनदारों के लिए सूचना होती है जो भविष्य में उसको खरीदते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो उस सौदे से पहले ही सीन में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये भविष्य के जो खरीदार जो होते हैं उनके लिए होती है क्या सूचना, उन लोगों के लिए नहीं जो उस सौदे से पहले ही क्या भी सीन में आ चुके हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर क, मकान मालिक। कै ने अपना मकान ख यानी कि बंक या लेनदार के पास गिरवी रखा भाई, ठीक है, रख दिया और बाकायदा रजिस्ट्री करा दी भाई, रजिस्ट्री करा दी भाई। बाद में ख ने चालाकी की या अपनी जरूरत के लिए वह गिरवी आगे किसको दे दिया भाई, तीसरे आदमी को ट्रांसफर कर दिया भाई, और इसकी भी क्या करा दी, रजिस्ट्री करा दी भाई। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, कै को अपना लोन चुकाना है, कै को नहीं पता कि ख ने गेम खेल दिया भाई। ठीक है, तो गेम खेल दिया, क्या खेल दिया, और लोन आगे ख को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया भाई। ठीक है भाई, कै जाता है और सीधे ख को क्या करता है, अपना पूरा पैसा चुका देता है। ठीक है भाई, यहां गए कोर्ट में यह नहीं कह सकता कि मैंने ख के साथ जो रजिस्ट्री की थी उसकी सूचना कै को होनी चाहिए थी। ठीक है, तो केस क्या था, एक मकान मालिक था कै ने अपना मकान ख को क्या कर दिया भाई, गिरवी रख दिया भाई, और उसकी वाकायदा क्या कर दी, रजिस्ट्री करा दी भाई। कै ने मकान किसको गिरवी दे दिया, ख को दे दिया भाई। बाद में ख ने चालाकी की या अपनी जरूरत के लिए वह गिरवी आगे, यानी कि अब ख ने क्या किया, ये जो रजिस्ट्री जो दी थी ये आगे गिरवी रख दी किसको, ग को, तीसरे आदमी को ट्रांसफर कर दी।
और इसकी भी रजिस्ट्री करा दी। ठीक है भाई, रजिस्ट्री करवा दी। कै को अपना लोन चुकाना था तो कै ने तो लोन चुकाएगा, क्योंकि कै को क्या गिरवी रख रखा है। कै को पता नहीं कि कै ने गेम खेल दिया, तो कै ने तो गेम खेला है क्योंकि वो गै को दे दी ट्रांसफर के लिए, और लोन आगे किसको, गै को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कै जाता और सीधे कै को अपना पूरा पैसा चुका देता है। ठीक है भाई, पूरा पैसा दे दिया कै ने। तो यहां कोर्ट में यह नहीं कह सकता, अब जो गै जो है, जो गै के पास गिरवी रखी है, गै कोर्ट में यह नहीं कह सकता कि मैंने कै के साथ जो रजिस्ट्री की थी उसकी सूचना कै को होनी चाहिए थी, ये नहीं कह सकता। ठीक है, कोर्ट कहेगा नहीं भाई, कै तो इस पूरे मामले में सबसे पुराना और पहला आदमी है भाई। ठीक है भाई, कै और गै के बीच बाद में रजिस्ट्री हुई है, इसकी सूचना कै को होना जरूरी नहीं है भाई। इसलिए कै द्वारा कै को दिया गया पैसा कानूनी रूप से बिल्कुल सही माना जाएगा भाई, और जमीन वापिस दे हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। कै कै गै वाला उदाहरण था जो हमने देख लिया। जो बात तुमने लिखी ये हमने बात देख ली। स्टेप 1 गए, एक बार फिर से देखते हैं इसी को। कै क्या करता, जमीन का मालिक है, अपनी जमीन कै के पास गिरवी बंधक रखकर लोन लेता है। अब कै और कै एक दूसरे से जुड़ गए भी दोनों। बात नंबर 2, बाद में कै उसी गिरवी रखी जमीन को आगे गै के पास गिरवी रखता है और इसकी रजिस्ट्री भी करा लेता है। कै को इस बात की कोई भनक नहीं है। भनक कैसी होगी, उसने उसको रखी, उसने आगे रख दी। जब कै के पास पैसा आता है तो वह ईमानदारी से अपना लोन चुकाने कै के पास जाता है और कै को पूरा पैसा दे देता है। पैसे तो देगा, वो जमीन वापिस लेगा भाई। अब यहाँ कानूनी सवाल उठा भाई, क्या गै यानी कि तीसरा आदमी आकर कै का गला पकड़ सकता है कि तुमने कै को पैसा क्यों दिया? पकड़ ही नहीं सकता। मेरी रजिस्ट्री हो चुकी थी, तुम्हें पता होना चाहिए था, अब मुझे फिर से पैसा दो। तो देगा ही नहीं वो, क्यों देगा? क्योंकि उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। कोर्ट का सीधा जवाब बिल्कुल नहीं भाई। कानून कहता है कि गै की रजिस्ट्री कै के लिए परलक्षित सूचना नहीं मानी जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि कै तो इस कहानी का पुराना और मुख्य किरदार है। कै और गै ने बाद में पीठ पीछे क्या सौदा किया, इसकी रजिस्ट्री चेक करने कै बार बार सरकारी दफ्तर नहीं जाए। इसीलिए कै ने कै को जो पैसा दिया है वह बिल्कुल सही है। गै को अगर अपना पैसा चाहिए तो वह किससे मांगे भाई? कै पर केस करे भाई। कै की इसमें कोई गलती नहीं है। ये बात न्यायालय ने कही थी भाई। आगे हम चर्चा करते हैं। पंजाब का अलग नियम है भाई। भारत के बाकी राज्यों में तो 1929 के बाद से यह तय हो गया कि रजिस्ट्री सबको सूचना, लेकिन पंजाब में कहानी थोड़ी अलग है भाई। कारण क्या है? पंजाब राज्य में संपत्ति अंतरण अधिनियम पूरी तरह से लागू नहीं होता, वहां केवल इसके न्याय और समानता का सिद्धांत चलता है भाई। ठीक है, नियम क्या है भाई पंजाब? चूंकि वहां यह कानून पूरी तरह से लागू नहीं होता, इसलिए 1929 वाला कड़ा नियम भी काम नहीं करता। पंजाब में आज भी वही पुराने नियम चलते हैं जो प्रीवी काउंसिल ने तिलकधारी के केस में दिया था भाई। इसका मतलब है पंजाब में सिर्फ इसलिए कि कोई कागज रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत है, कोर्ट आंख बंद करके यह नहीं मान लेगा कि सबको इसकी खबर थी। वहां कोर्ट हर केस की बारीकी से जांच करेगा भाई। कोर्ट देखेगा कि क्या खरीदार ने सच में चालाकी की थी।
या वो सचमुच मासूम था जिसे जानकारी नहीं मिल पाई। सरकारी दफ्तर यानी कि रजिस्ट्री, सरकारी दफ्तर रजिस्ट्री चेक करना जरूरी है। ठीक है, यह पॉइंट कहता है कि सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं, जमीन पर जाकर खुद अपनी आंखों से देखना भी जरूरी है कि वहां कौन रह रहा है। कानूनी भाषा में इसे वास्तविक कब्जा स्वतः ही की सूचना कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अगर आप कोई मकान या जमीन खरीदने जाते हैं और वहां पहले से ही कोई दूसरा आदमी रह रहा है, कब्जा करके बैठा है, तो कानून यह मान लेता है कि आपको इस बात की क्या थी, खबर होनी चाहिए थी कि वो आदमी वहां क्यों रह रहा है और उसका उस प्रॉपर्टी में क्या हक है। ठीक है भाई, आप बाद में कोर्ट में यह बहाना नहीं बना सकते कि साहब मुझे तो लगा कि वो ऐसे ही बैठा है, मुझे क्या पता था कि उसने मकान मालिक को एडवांस पैसे दे रखे हैं या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। भाई कानून कहेगा तुम्हारी आंखें थी, तुम जमीन पर गए थे, तो तुमने उस रहने वाले आदमी से पूछा क्यों नहीं, अब भुगतो। इसे ही धारा 3 का स्पष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाओ, कोई वहां पे रह रहा, कब्जा करके रह रहा, तो आप जरूर पूछें कि आपकी जमीन तो नहीं, आपने मालिक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रखा। अगर आप नहीं पूछोगे तो कानून ये नहीं मानेगा कि आप, कानून ये मानेगा कि आप वहां पे गए थे, आपने उस व्यक्ति को देखा, आपने पूछा क्यों नहीं। कानून इसमें आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। आइए आगे चर्चा करें। उदाहरण देखते हैं। कै मकान मालिक अपनी जमीन ख को 5,000 रुपए में बेचने का सौदा करता है। ठीक है भाई, कै ने ख को अपनी जमीन बेचने का सौदा कर लिया 5,000 रुपए में। ख को जमीन का कब्जा भी मिल जाता है भाई, और वह वहां रहने लगता है। ठीक है भाई, ख रहने लग गया, जमीन का कब्जा मिल जाता है। बाद में कै के मन में लालच आता है, वह वही जमीन चुपके से गाय को 6,000 रुपए में बेच देता है। ठीक है भाई, गाय बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना जमीन पर रहने वाले ख से पूछे जमीन खरीद लेता। भाई खरीद ली भाई 6,000 में इसने। अब कोर्ट का क्या फैसला है, यहाँ ख का जमीन पर सिर्फ मौजूद रहना ही गाय के लिए चेतावनी सूचना था। भाई ठीक है, तो ख जमीन पर रह रहा है, तो मौजूदा रह रहा है, तो चेतावनी सूचना थी। गाय यह झूठ नहीं बोल सकता कि मुझे पता नहीं था। अब ख कोर्ट जाकर गाय के खिलाफ केस जीत सकता है। ठीक है, और अपनी रजिस्ट्री पक्की करवा सकता है, गाय के पैसे डूबेंगे। ठीक है, क्यों दिए हुए पैसे। केस देखते हैं अगला। भगवान वी केदारी बनाम कोर्ट केस, पड़ोसी और किराएदार का मामला क्या था। एक आदमी एक घर खरीदता है। ठीक है भाई, ए ने घर खरीद लिया। उस घर के बिल्कुल बगल में यानी कि निकट वाले घर में एक किराएदार बी पिछले 38 साल से रह रहा था। ठीक है भाई, उस किराएदार बी के पास उस घर को खरीदने का एक पुराना एग्रीमेंट यानी कि विक्रय करार भी था। भाई किसको, जो ए ने जो घर खरीदा। अब खरीदने वाला आदमी ए कोर्ट में कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बगल में रहने वाले किराएदार का इस घर पर कोई पुराना एग्रीमेंट है, मैं तो मासूम खरीदार हूं। ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला। भी कोर्ट ने कहा कि कोई भी समझदार आदमी 38 साल से अपने ठीक बगल में रह रहे व्यक्ति की अनदेखी नहीं कर सकता। भाई तुम्हें साफ दिख रहा था कि वो वहां रह रहा है, तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, इसीलिए कानूनन तुम्हें इसकी सूचना थी और तुम्हें कोर्ट से कोई हमदर्दी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इसके पीछे का इतिहास हमने देख लिया। 1929 से पहले हाई कोर्ट्स के में मतभेद थे
इलाहाबाद, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट का मानना था कि जमीन पर किसी का कब्जा होना ही इस बात की पक्की सूचना है कि उसका वहां कोई हक है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि कब्जा होना कोई पक्का सबूत नहीं है, यह बस क्या है, एक हिंट यानी कि साक्ष्य है। 1929 के बाद नियम साफ हुआ। साल 1929 में कानून में स्पष्टीकरण 2 जोड़ा गया और कोलकाता हाईकोर्ट की बात को खारिज करके बहुमत इलाहाबाद और बॉम्बे और मद्रास के नियमों को पक्का कर दिया गया। ठीक है, यहां सवतव का मतलब मालिक होना नहीं है। ठीक है, किताब कहती है कि जब हम कहते हैं कि कब्जे से सवतव की सूचना मिलती है, तो यहाँ सवतव का मतलब यह नहीं कि कब्जा करने वाला आदमी उस जमीन का मालिक है। इसका सीधा और सरल मतलब है वहां रहने या कब्जा रखने का कानूनी अधिकार। एक किराएदार मकान का मालिक नहीं होता, लेकिन उसके पास किराए के एग्रीमेंट के तहत वहां रहने का कानूनी क्या होता है भाई, अधिकार होता है। यह नियम उसी अधिकार की क्या है, रक्षा करता है। किराएदार के कब्जे की एक सीमा होती है। आइए केस देखते हैं, बारनहार्ट बनाम ग्रीन शील्ड्स केस में। तो किराएदार के कब्जे की क्या होती है सीमा, ये बात किसमें कही थी, बारनहार्ट बनाम ग्रीन शील्ड केस। क्या था केस में, लॉर्ड 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 किंग्सडाउन का जो अंग्रेजी कोर्ट का फैसला बारनहार्ट केस दिया गया, उसका सीधा नियम यह है। क्या है नियम, अगर कोई किराएदार मकान में रह रहा है तो नया खरीदार यह मानकर चलेगा कि किराएदार का वहां रहने का कोई हक या हित है। ठीक है, तभी तो वो रह रहा है वहां पे किराएदार। तो कोई भी खरीदार आएगा तो ये पूछेगा जरूर कि आपका क्या चक्कर, आप क्यों रहे, क्योंकि हक तो है ही, तभी वो वहां पे रह रहा है। खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह जाकर किराएदार से पूछे कि उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ मालिक के साथ, क्या वो खुद में मालिक है। लेकिन एक पेच है सीमा भाई, किराएदार का कब्जा सिर्फ उसके रहने के अधिकार की सूचना देता है। अगर मकान मालिक और किराएदार ने पीठ पीछे कोई गुप्त या अलग से ऐसा समझौता कर रखा है जो आम किराएदारी से अलग है, जैसे मकान मालिक ने किराएदार को कह रखा हो कि तुम मुझे किराया मत देना, मैं तुम्हारी पुरानी उधारी माफ कर रहा हूं, तो ऐसी गुप्त बातों की सूचना नए खरीदार को नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो गुप्त बात कर रखी है कि मकान मालिक ने किराएदार के साथ, तो वो बातें नहीं मानी जाएंगी नए खरीदार के पक्ष में, कि नए खरीदार को पता हो। एक और जरूरी बात, सिर्फ रसीद दिखाकर यह साबित करना कि मैं किराया देता हूं, कब्जा नहीं माना जाता, कब्जा नहीं माना जाता। सूचना तभी मानी जाएगी जब आप सचमुच उस मकान में भौतिक रूप से रह रहे हो। ठीक है, छोटी सी जगह पर कब्जा भी, सिर्फ उसी जगह की सूचना, यानी कि पटना हाईकोर्ट का फैसला। यह बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। मान लो एक बहुत बड़ा यानी कि 5 मंजिला क्या है, मकान है, महल है, और उसकी किसी कोने में एक छोटे से कमरे में कोई आदमी कब्जा करके बैठा है। ठीक है, अब नियम क्या है, वो छोटे से कमरे का कब्जा सिर्फ उसी कमरे के अधिकार की सूचना माना जाएगा भाई, पूरे 5 मंजिल का नहीं भाई। मोहम्मद मुस्तफा बनाम हाजी मोहम्मद, पटना हाई कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई खरीदार पूरी बिल्डिंग खरीद रहा है तो हम उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह एक छोटे से कोने में बैठे किराएदार के पास जाकर पूरी बिल्डिंग के पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जांच पड़ताल करे। ठीक है, ये बात कही थी पटना हाई कोर्ट ने। परलक्षित सूचना का यह नियम इतनी छोटी जगह पर पूरी प्रॉपर्टी के लिए लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रॉपर्टी के हालात देखकर समझ जाना, यानी कि कब्रिस्तान या मकबरे का उदाहरण दिया है, तो प्रॉपर्टी की हालात देखकर समझ जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी कैसी है। कभी कभी जमीन पर कोई भी इंसान नहीं रह रहा होता, लेकिन जमीन की हालात या बनावट देखकर
ये खरीदार को समझ जाना चाहिए कि यहाँ किसी और का हक है भाई। ठीक है, कैसे? जैसे कब्रिस्तान में अगर कोई जमीन कब्रिस्तान है तो खरीदने वाले को खुद समझ जाना चाहिए कि यहाँ लोग मुर्दे दफनाए जाते हैं और उनका यह अधिकार बना रहेगा। वह बाद में यह नहीं कह सकता कि मुझे क्या पता था कि यहाँ लाशें दफन हैं। मकबरा या समाधि, अगर खरीदी जाने वाली जमीन पर कोई पुरानी समाधि या इमारत बना है तो खरीदार का फर्ज है कि वह जांच करे कि कहीं वह वक्फ यानी कि धार्मिक ट्रस्ट की जमीन तो नहीं, क्योंकि वहां आने जाने वाले श्रद्धालुओं का हक उस जमीन से जुड़ा है। तो ये ध्यान रखिए आप जब भी जमीन खरीद रहे हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण भाई, कहानी कै अपना मकान और बगीचा ख को किराए यानी कि पट्टे पर दे देता, लीज पर दे देता है। ख वहां रहने आ जाता है, बाद में कै वही प्रॉपर्टी ख को बेच देता भाई, बेच दिया भाई। ठीक है, कानून क्या कहता भाई? ख कोर्ट में यह बहाना नहीं बना सकता कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ ख किराएदार रूप में रह रहा। ठीक है भाई, चूंकि ख वहां खुद रह रहा था इसलिए ग को उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। ख का जो भी कानूनी हक है वह बना रहेगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण, वास्तविक कब्जा होना जरूरी है। क अपनी जमीन ख को बेचने का वादा यानी कि करार करता है। ख अभी खुद उस जमीन पर रहने नहीं जाता बल्कि अपनी तरफ से एक किराएदार को वहां रहने के लिए रख देता है। ठीक है, बाद में क चालाकी करके वह जमीन ग को बेच देता है। ठीक है भाई, कानून क्या कहता है? यहाँ ग को ख के अधिकारों की सूचना नहीं माना जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है ग को ख के अधिकारों की सूचना नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि जमीन पर ख खुद मौजूद नहीं था। ठीक है, वहां तो कोई तीसरा किराएदार रह रहा था। कानून कहता है कि सूचना सिर्फ उसी आदमी के हक की मानी जाएगी जो जमीन का शारीरिक रूप से मौजूद है, जमीन पर शारीरिक रूप से मौजूद है। चूंकि ख वहां खुद नहीं था इसलिए ग को ख के गुप्त करारों का पता होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ख को ग को ख के गुप्त करारों का पता होना क्या है? जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तीसरा उदाहरण, पेच फंसाने वाला मामला, कब्जे का भ्रम। क अपनी भूमि ख को बेचता भाई, बेच दिया भाई ख ने भूमि, क ने भूमि बेच दी ख को, लेकिन ख अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाता। बेचने के बाद क उस जमीन को खाली नहीं करता। ठीक है भाई, रजिस्ट्री नहीं हुई, क खाली नहीं कर रहा भाई, बल्कि ख का किराएदार बनकर उसी जमीन पर रहने लगता है भाई। ठीक है भाई, उसका किराएदार बन के रहने लगा। अब क फिर से बेईमानी करता है और वही जमीन कागजों पर किसको बेच देता भाई? ग को बेच देता भाई, रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ भाई। ठीक है भाई, बेच दिया। कानून क्या कहता है इसमें? यहाँ ग को ख के अधिकारों की सूचना नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि जब ग जमीन खरीदने गया तो उसने देखा कि वहां तो पुराना मालिक क ही रह रहा है। ग के पास यह शक करने का कोई कारण नहीं था कि क अब मालिक नहीं बल्कि किराएदार बन चुका है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री हुई नहीं थी। क्योंकि असली खरीदार ग का वहां कोई वास्तविक कब्जा नहीं था, इसलिए ग को ख के हक की कोई क्या परलक्षित सूचना नहीं थी। यहाँ
ग का पक्ष मजबूत माना जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। चौथा उदाहरण एडवांस एग्रीमेंट का मामला। क मार्च 2001 में ख को 7 साल के लिए जमीन पट्टे यानी कि लीज पर दे देता, दी हुई 7 साल के लिए। ख वहां रहने लगता भी, अब ख तो रहेगा, उसको जमीन मिली है तो। 2 महीने बाद मई 1901 दोनों में एक और समझौता होता है कि 7 साल खत्म होने के बाद पट्टे को और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन जुलाई 1901 में कै चुपके से ग नाम के आदमी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है भाई, कर लिया कि 1908 में जैसे ही ख का टाइम पूरा होगा जमीन तुम्हें यानी कि ग को मिल जाएगी भाई। ठीक है भाई, 1908 में ग कोर्ट जाता है, अब कोर्ट में जाएगा और कहता है कि ख का टाइम खत्म, अब जमीन मुझे दो भाई। कोर्ट का फैसला क्या है भाई इसमें? कोर्ट ने कहा कि ग को जमीन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब ग ने जुलाई 1901 में डील की थी तब जमीन पर ख का वास्तविक कब्जा था भाई। ठीक है, तो वो उससे डील कर ही नहीं सकता। कैसे? ग का फर्ज था कि वह ख से जाकर पूछता कि उसका मालिक, उसका मकान मालिक के साथ आगे का क्या प्लान या करार है। इसलिए कानून मानेगा कि ग को उस जो रिन्यूअल वाले करार यानी कि क्या है, आगे बढ़ाने वाले जो करार जो किया था, आगे बढ़ाने वाले करार की जानकारी थी भाई। ठीक है, इसलिए क्या है, ग को जमीन नहीं मिलेगी। यह कानून एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है जिसे कॉरपोरेट और प्रॉपर्टी के मामले में रोज इस्तेमाल किया जाता है। इसे सरल भाषा में चेले को पता है तो गुरु को भी पता होगा माना जाएगा का नियम कहा जाता है इसको। ठीक है, कानूनी भाषा में इसे अभिकर्ता को सूचना, स्वामी को सूचना कहते हैं भाई। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है मामला। अगर आपने अपना कोई काम करने के लिए किसी को अपना यानी कि एजेंट यानी कि चेले को पता है तो गुरु को ही पता होगा, अपना एजेंट, अभिकर्ता, डील करने वाला बनाया है, तो उस एजेंट को आपके सौदे से जुड़ी कोई बात पता चलती है तो कानून यह मान लेगा कि वह बात आपको भी पता चल चुकी है। ठीक है, आप बाद में कोर्ट में खड़े होकर यह बहाना नहीं बना सकते कि साहब यह बात तो मेरे एजेंट को पता थी। ठीक है, या पता नहीं थी, उसने मुझे बताया नहीं, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है भाई। कोर्ट कहेगा एजेंट किसका है? एजेंट तुम्हारा था, उसे पता था तो मतलब तुम्हें भी पता था भाई, अब भुगतो भाई। इसे ही धारा 3 का स्पष्टीकरण कहते हैं भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। कानून ने ये नियम क्यों बनाया, इसके पीछे क्या कारण थे? सोचो अगर यह नियम न होता तो क्या होता भाई? हर अमीर या चालाक आदमी एक एजेंट रख लेता और उसे कहता तुम जमीन के सारे लफड़े खुद देख लो भाई, पर मुझे कुछ मत बताना, ताकि कल को अगर कोर्ट में केस हो तो मैं हाथ खड़े करके कह सकूं कि मैं मासूम हूं, मुझे कुछ पता नहीं था। इसी चालाकी को करने के लिए कानून ने यह नियम बनाया। कौन से नियम बनाए? फायदे के समय में जब एजेंट आपके लिए कोई अच्छी डील लाता है तब तो आप खुशी खुशी उसका फायदा ले लेते हैं, नुकसान के समय भी। लेकिन जैसे ही उस डील में कोई कानूनी कमी या लफड़ा सामने आता है तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते भी। साम्य यानी कि इंसाफ आपको यह दोहरा गेम खेलने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो अगर आपके एजेंट को पता है, गुरु को, चेले को पता है तो गुरु को पता है।
भारतीय संविधान अधिनियम 1929 बदलाव भाई। यह अधिनियम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 229 में मिलता जुलता है भाई, ठीक है। लेकिन 1929 में इसमें एक बड़ा और कड़ा बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? 1929 में पहले ढीला नियम था। पहले यह माना जाता था कि अगर एजेंट को कोई बात साफ साफ और सीधे तौर पर पता है, ठीक है, सिर्फ तभी माना जाएगा कि मालिक को पता है। 1929 के बाद क्या कहा? कड़ा नियम बना दिया, स्पष्टीकरण दी। इस नियम का दायरा बढ़ा दिया। अब एजेंट को चाहे कोई बात साफ साफ पता हो या उसने लापरवाही की वजह से कोई रिकॉर्ड चेक न किया हो, इसके कारण उसे मान ली गई सूचना थी, ठीक है। तो 1929 में बदलाव कर दिया, अगर उसको साफ साफ पता हो या उसने को लापरवाही कर दी हो, रिकॉर्ड चेक नहीं किया, तो मान लिया जाएगा कि उसको पता थी ये बात। दोनों ही सूरतों में यह मान लिया जाएगा कि मालिक को इसकी पूरी जानकारी थी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, उदाहरण देखते हैं। मान लो आप दिल्ली में रहते हैं और आपने हरियाणा में एक जमीन खरीदने के लिए रोहित को अपना एजेंट बनाया। रोहित जमीन देखने गया, वहां पड़ोसियों ने रोहित को साफ साफ बता दिया कि भाई इस जमीन पर तो कोर्ट में केस चल रहा है। रोहित ने यह बात आपको नहीं बताई और डील फाइनल कर दी। बाद में जब केस आपके ऊपर आया तो आप कोर्ट में यह नहीं कह सकते कि रोहित ने मुझे नहीं बताया था। कोर्ट का फैसला, रोहित आपका एजेंट था, उसे पता चलना ही आपके लिए क्या है भाई? विवक्षित सूचना है भाई। अब आप इस सौदे के नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। एजेंट को पता भाई, मालिक को पता भाई। तो पूरी तरह से लागू करने के लिए 5 सबसे जरूरी शर्तें होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये नियम लागू करने के लिए क्या है? 5 शर्तें होती हैं। और अपवाद समझा रहा, कानून कहता है कि हर अरे गरे मामले में एजेंट की बात मालिक पर नहीं थोपी जा सकती। इसके लिए 5 जरूरी शर्तें, अपवाद भी बता दिया इसमें कि 5 जरूरी शर्तें हैं। इन जरूरी शर्तों पर यह माना जाए कि मालिक को पता था। हर बात ये नहीं मानी जाएगी कि मालिक को पता था। आइए देखते हैं पहली शर्त क्या है। वह सचमुच आपका एजेंट होना चाहिए। पहली बात तो ये है, दोनों लोगों के बीच कानूनी रूप से मालिक और एजेंट का रिश्ता होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाला है और वह आपके लिए कोई बात सुन लेता है तो कानून उसे आपकी सूचना नहीं मानेगा भाई, जब तक आप उसे आधिकारिक तौर पर अपना एजेंट नियुक्त नहीं करते। उसकी जानकारी आपकी जानकारी नहीं है भाई। पहली बात तो ये शर्त होनी चाहिए। बात नंबर 2, दूसरी शर्त, सूचना उसी खास डील से जुड़ी होनी चाहिए जिसके लिए उसे रखा गया। एजेंट को जिस खास काम या व्यवहार के लिए रखा गया, सूचना उसी काम से जुड़ी होनी चाहिए। उदाहरण देखते हैं। आपने एक वकील यानी कि सॉलिसिटर को अपनी जमीन की पूरी डील संभालने और खरीदने के लिए नियुक्त किया भाई, ठीक है, वही कर दिया। अब उस जमीन के बारे में वकील को जो भी पता चलेगा माना जाएगा कि आपको पता है, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपके वकील को सिर्फ कागज टाइप करने या विलेख लिखने के लिए बुलाया गया था तो उसका काम सिर्फ टाइपिंग का था। अब उस डील के पीछे क्या लफड़ा है उसकी जानकारी वकील को होने का मतलब यह नहीं कि आपको भी उसकी जानकारी है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। सूचना का महत्व क्या है? कानून में सूचना का सिद्धांत सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि आपको परेशान किया जाए, बल्कि वह ईमानदार खरीदारों को ठगे जाने से बचने के लिए एक ढाल की तरह काम करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। बिना सूचना के पैसे देकर खरीदार वाला भी, कि बिना सूचना के पैसे देकर खरीदने वाला भी, कि बिना सूचना है, सूचना नहीं प्राप्त की है और बिना सूचना के पैसे दे दिए फिर भी क्या खरीदने वाला, इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लो किसी प्रॉपर्टी में कानूनी कमी यानी कि विधिक दोष है, ठीक है भाई, विधिक दोष है किसी प्रॉपर्टी में,
कोई धोखेबाज मालिक अपनी प्रॉपर्टी आपको बेच देता है, बेच देता है, कानूनन तो वह ट्रांसफर गलत था भाई, लेकिन अगर आप कोर्ट में दो बात साबित कर देते हैं, कौन कौन सी दो बातें? मूल्यार्थ भाई, आपने उस प्रॉपर्टी के लिए अपनी मेहनत की पूरी कीमत पैसा जो है चुकाई है, ठीक है भाई, बिना सूचना भाई, आपको दूर दूर तक उस प्रॉपर्टी के किसी लफड़े या कमी की कोई जानकारी नहीं थी भाई, तो कोर्ट आपके साथ क्या है, इंसाफ करेगा। कोर्ट कहेगा कि चूंकि इस खरीद की कोई, जो जिसने खरीदी है उसकी कोई गलती नहीं थी और इसे कोई सूचना नहीं थी, इसीलिए इसके हक की रक्षा की जाए, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, धारा 29 भरण पोषण, ठीक है। एक घर है जिसमें से एक बुजुर्ग माँ या पत्नी को हर महीने कानूनी भरण पोषण, खर्चा पानी का, रहने का हक मिलता है, ठीक है भाई। अब उस घर का मालिक यानी कि बेटा या पति उस घर को आपको बेच देता है, बेच दिया भाई आपको। केस ए, अगर आपको पहले से पता था, सूचना थी कि इस घर में माँ के भरण पोषण का अधिकार जुड़ा है, तो घर खरीदने के बाद माँ को खर्चा देने या रखने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। केस नंबर 2 बी, लेकिन अगर आपने पूरी कीमत दी और आपको इस बात की कोई सूचना नहीं थी, तो धारा 39 के तहत आप उस जिम्मेदारी से बच जाएंगे, कोर्ट आपकी संपत्ति की रक्षा करेगा, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। नोट, यह नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम की अन्य जरूरी धाराओं जैसे कि 40, 41 दृश्यमान स्वामी, 53 कपटपूर्ण अंतरण और 53 क भाग पालन में भी ईमानदार खरीदारों को बचाता है। यहां तक कि यह नियम सरकार पर भी लागू होता है। सरकार भी यह नहीं कह सकती कि उसे परिलक्षित सूचना नहीं थी भाई। वास्तविक सूचना और परिलक्षित सूचना में अंतर भाई, इन दोनों के अंतर को बहुत व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। जानकारी का तरीका कैसे पता चला भाई? वास्तविक सूचना, इसमें आपको किसी बात की सीधी और सच्ची जानकारी होती है, जैसे किसी ने आपको खुद आकर बताया या आपने खुद अपनी आंखों से वो कागज पढ़ा, ठीक है भाई। परिलक्षित सूचना में इसमें आपको सीधे तौर पर कोई बताता नहीं है, लेकिन कानून यह मान लेता कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी और कोशिश सम्मत प्रयास करते तो आपको आसानी से पता चल जाता, जैसे सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्री चेक करना भाई। दिमाग और इंद्रियों का इस्तेमाल भाई, वास्तविक सूचना भाई, तो ये जो परिलक्षित सूचना है उसकी बात है, और ये किसकी है, ये इसमें क्या है, अंतर बताया जा रहा है। अब वास्तविक सूचना में क्या है, इसमें तथ्यों का सीधा इंद्रिय बोध होता है भाई, यानी आपने खुद कानों से सुना या आंखों से देखा कि हाँ जमीन पर कोई लफड़ा है भाई, ठीक है भाई, इंद्रियों से होगा वास्तविक सूचना। परिलक्षित सूचना में क्या है, इसमें आपके आचरण को देखा जाता है। अगर आपका आचरण ऐसा था कि आपने जानबूझकर आंखें मूंद ली या लापरवाही दिखाई, जैसे जमीन पर रहने वाले किराएदारों से पूछा ही नहीं, तो कानून मान लेगा कि आपको क्या थी, इसकी सूचना थी। आगे चर्चा करते हैं। ज्ञान की स्पष्टता में कितना साफ पता था। वास्तविक सूचना में क्या है, आपको इसमें आपको बात का पूरा और पक्का बिल्कुल साफ साफ ज्ञान होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। परिलक्षित सूचना, इसमें आपको खुद कोशिश करके उस साफ साफ ज्ञान तक पहुंचना होता है। कानून आपसे यह उम्मीद यानी कि अपेक्षा करता है कि आप लापरवाही छोड़कर सच का पता लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जानकारी देने वाला कौन भाई, वास्तविक सूचना में इसमें सौदे के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई असली व्यक्ति जैसे मालिक या कोई हितधारक आपको पक्की और निश्चित जानकारी देता है। इधर उधर की अफवाहों को वास्तविक सूचना नहीं माना जाता। परिलक्षित सूचना, इसमें कोई आपको जानकारी नहीं देने नहीं आता, बल्कि कानून कहता है कि प्रॉपर्टी के जो हालात हैं, जैसे कि कब्जे का होना या रजिस्ट्री होना,
वहां से आपको खुद जानकारी निकालने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के साथ इसका क्या नाता है भाई, यह तय करती है। तो भारतीय संविदा अधिनियम जो 1872 है और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, तो इसका क्या नाता भाई आपसरी में, आइए देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम से रिश्ता टीएपी यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर अधिनियम का वो हिस्सा जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है उसे संविदा अधिनियम का ही भाई माना जाता है। ठीक है, क्योंकि संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट की बात, संविदा अधिनियम तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे ही डिपेंड है। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो ये इसका रिश्ता हो गया। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो पहले दोनों पक्षों के बीच एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट संविदा होती है। ठीक है भाई, इसीलिए टीएपी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, धारा 4 कहती है कि जहां भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर में संविदा की बात आएगी वहां नियम संविदा अधिनियम वाले ही चलेंगे। ठीक है, तो नियम कौन से चलेंगे, संविदा अधिनियम वाले ही चलेंगे जहां पे संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी प्रॉपर्टी में। ठीक है, शब्दों का मतलब जैसे प्रतिफल। ठीक है, अगर टीएपी में प्रतिफल बदले में मिलने वाला पैसा या चीज शब्द आता है तो इसका वही मतलब निकाला जाएगा जो संविदा अधिनियम की धारा 2 की उपधारा डी में लिखा है। उसमें भी क्या प्रतिफल मिलता है संविदा में, और इसमें भी आप अपनी मर्जी से कोई नया मतलब नहीं निकाल सकते भाई। ठीक है, योग्यता या क्षमता भाई, टीएपी कहता है कि प्रॉपर्टी बेचने वाला योग्य होना चाहिए। अब योग्य कौन है यह जानने के लिए हमें संविदा अधिनियम की धारा 10, 11 और 12 देखनी होगी भाई। जैसे वहां बालिंग होना चाहिए, दिमागी रूप से ठीक होना चाहिए, आदि भी स्वस्थ होना चाहिए। तो ये संविदा अधिनियम और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट जो है उनके बीच हमने संबंध देखे। एक जरूरी बात यानी कि पेच, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा का पूरा संविदा अधिनियम उठाकर टीएपी पर थोप दिया जाए भाई, ये नहीं है भाई। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के अपने कुछ अलग और कड़े नियम भी होते हैं जो सिर्फ संविदा अधिनियम से खत्म नहीं किए जा सकते। ठीक है, हिस्सा 2 रजिस्ट्री अधिनियम का अनुपूरक होना भाई। टीएपी की कुछ खास धाराएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की हेल्पर या जोड़ीदार बनकर पढ़ी जाएंगी भाई। ठीक है, कौन कौन सी है वो, टीएपी की कुछ खास धाराएं बताती हैं कि कब किसी सौदे की रजिस्ट्री यानी कि पंजीकरण कराना अनिवार्य है यानी बेहद जरूरी है। धारा 54 पैरा 2 और 3 में 100 रुपए या उससे ज्यादा मूल्य की अचल संपत्ति यानी कि जमीन मकान की बिक्री, इनकी रजिस्ट्री करानी जरूरी है। धारा 59 प्रॉपर्टी को बंधक रखना यानी कि गिरवी पर रखने पर रजिस्ट्री कराना जरूरी है। धारा 107 मकान या दुकान को पट्टे पर किराए पर देना, तो इसकी भी क्या पंजीकरण करवाना जरूरी है इसका। धारा 123 अचल संपत्ति का दान यानी गिफ्ट जब हो रहा है तो उसका भी क्या पंजीकरण करवाना जरूरी है। नियम क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर अधिनियम तो सिर्फ यह कहता है कि इन चीजों की रजिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन रजिस्ट्री कैसे होगी, किस दफ्तर में होगी, क्या फीस लगेगी, क्या प्रक्रिया होगी, यह सब टीएपी में नहीं लिखा तो कहाँ पे लिखा है। उसके लिए हमें भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908 की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि ये धाराएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट है। ठीक है, यानी दोनों कानून मिलकर काम पूरा करते हैं। ठीक है भाई, आगे चर्चा करते हैं। आज की हमारी लास्ट स्लाइड है पटना हाईकोर्ट का केस भाई। ठीक है, रुकैया बेगम बनाम फजलू रहमान, तो पटना हाईकोर्ट का केस था रुकैया बेगम बनाम फजलू रहमान। इस केस के उदाहरण से समझो कि रजिस्ट्री कराने का क्या अंजाम है, रजिस्ट्री न कराने का क्या अंजाम होता है। ठीक है,
मामला में एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी को मेहर यानी कि शादी के समय दिया जाने वाला धन या संपत्ति के बदले में अपनी एक प्रॉपर्टी दे दी हुई, लेकिन उन्होंने इस बात की बाकायदा सरकारी रजिस्ट्री नहीं करवाई हुई, पंजीकरण नहीं करवाया भाई इसका कि मैं ये प्रॉपर्टी पत्नी को दे रहा हूं मैं मेरे के लिए। कोर्ट का फैसला। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि कानूनन इस ट्रांसफर की रजिस्ट्री होना जरूरी था। ठीक है, चूंकि रजिस्ट्री नहीं कराई गई इसलिए यह ट्रांसफर अमान्य यानी कि फेल माना जाएगा। वह प्रॉपर्टी कानूनी रूप से पति की ही बनी रहेगी, पत्नी को उसका मालिकाना हक नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि पंजीकरण करवाना कितना जरूरी है। और ये जो थी आज हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास थी आपके समक्ष, बहुत आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, ये नॉलेज आपको आने वाले समय में काम आएगी। और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।